सरकार ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में कई सारी छूट भी दी है। मसलन ग्रीन और ऑरेंज जोन की सभी इंडस्ट्रीज कंपनी को खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि पूरे देश में रेल, मेट्रो, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन जब से सरकार ने ये फैसला लिया है तब से काफी कंफ्यूजन है कि आखिर क्या खुला है और क्या बंद है। इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये बताएं कि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ा है उस दौरान कौन कौन सी सेवाएं हैं जो पूरे देश में बंद रहेंगी और ग्रीन जोन में किन किन सेवाओं की छूट मिल गई है। देखिए, वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मैं फोकस करूंगा उन 3 से 4 मुद्दों पर जिसको लेकर कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा कंफ्यूजन को लेकर है, वह है वाइन और लीकर शॉप का क्या होगा। तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जितने भी वाइन शॉप, लीकर शॉप हैं, उनको खोलने की छूट मिल गई है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। कहीं भी क्यों ना हो, इसका मतलब वो मार्केट कॉम्प्लेक्स में हो या फिर स्टैंड अलोन हो या फिर आस पड़ोस की दुकान के तौर पर खुली हो, उसको खोलने की छूट मिल गई है। हाँ, शॉपिंग मॉल में दुकान है तो नहीं खुलेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर शॉपिंग मॉल पर पूरे देश भर में पाबंदी है। लेकिन अगर रेड जोन में है वाइन शॉप तो उसका क्या होगा। तो उसमें शर्त यह है कि अगर स्टैंड अलोन वाइन शॉप, लीकर शॉप है, यानी सिर्फ एक ही दुकान है, आस पड़ोस दुकानें नहीं है या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तब आप वाइन शॉप खोल सकेंगे रेड जोन में। लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स में अगर वाइन शॉप है तो रेड जोन में आप इसे नहीं खोल सकेंगे। कंफ्यूजन का दूसरा मुद्दा है ई कॉमर्स। तो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को अनुमति मिल गई है, चाहे एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, या फिर कहें कि ऑनलाइन आप टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसे आइटम की डिलीवरी आप मंगा सकेंगे। लेकिन अगर रेड जोन में है तो सिर्फ एसेंशियल आइटम की ही डिलीवरी आप ई कॉमर्स के जरिए मंगा सकेंगे। तीसरा कंफ्यूजन का मुद्दा है कि सलून का क्या होगा, नाई की दुकान का क्या होगा। तो रेड जोन में नाई की दुकान, सलून पर पाबंदी जारी रहेगी। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में सलून, नाई की दुकान पर छूट, खोलने की छूट मिल गई है। एक बात महत्वपूर्ण है, पूरे देश भर में कुछ चीजों पर पाबंदी है। वो है आपको रेल सेवा, हवाई सेवा, पब्लिक मेट्रो सेवा, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, जितने भी आपको बार हैं, धार्मिक समारोह हैं, राजनीतिक समारोह, इन सब पर पूरे देश भर में पाबंदी लगी रहेगी, चाहे वो किसी भी जोन में क्यों ना आते हो। इसके अलावा लक्ष्मण हमें विस्तार से यह समझाएं कि आखिर रेड जोन और ऑरेंज जोन को लेकर क्या क्या छूट और क्या क्या पाबंदियां हैं। देखिए, इसमें शुरुआत करूं मैं ग्रीन जोन से। तो ग्रीन जोन में सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है, चाहे वो जरूरी सामान की दुकान हो या फिर गैर जरूरी सामान की दुकान हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में हो या फिर स्टैंड अलोन हो। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में सभी तरह के इंडस्ट्री को खोलने की छूट मिल गई हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र की इंडस्ट्री हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की इंडस्ट्री हो या फिर एसेंशियल आइटम बनाती हो या फिर नॉन एसेंशियल आइटम बनाती हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में शर्त यह है कि ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट मिली है, बसें चल सकती हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। अब आप आइए रेड जोन में। रेड जोन में एक इलाका होता है कंटेनमेंट जोन, जहां पे सब तरह की पाबंदी है, सिवाय आप एसेंशियल आइटम और मेडिकल इमरजेंसी की सप्लाई कर सकते हैं। रेड जोन से थोड़ा सा कंटेनमेंट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, रेड जोन में आइए। तो रेड जोन में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, बशर्ते कोई स्टैंड अलोन शॉप हो, यानी आस पड़ोस की दुकानें हो, जरूरी गैर जरूरी सभी तरह के सामान। अगर वो मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकान है तो सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें वहां पर खुलेंगी। इंडस्ट्री को लेकर रेड जोन में है कि आप शहरी क्षेत्र में सिर्फ जरूरी सामान की इंडस्ट्री चल सकेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ही चल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की सभी इंडस्ट्री चलेंगी, चाहे वो रेड जोन में ही क्यों ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेड जोन में पूरी तरह से पाबंदी है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आप अगर कार से जा रहे हो तो ड्राइवर प्लस 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, बाइक से जा रहे हो तो सिर्फ 1 व्यक्ति बैठेंगे। ऑरेंज जोन में यह कहा गया है कि वहां पर आप जो है सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन कैब एग्रीगेटर चलेंगे, लेकिन ड्राइवर प्लस 1 व्यक्ति ही बैठेगा। तो इस तरीके से जोन वाइज जो है डिवीजन किया गया है। शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए लक्ष्मण। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, जहां पर इंडस्ट्री और कारोबारियों को लॉकडाउन 3 में राहत मिली है। अब रेड जोन में भी 1/3 कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलेंगे, लेकिन रेड जोन में पड़ने वाली इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों को वापस बुलाने और रॉ मटेरियल की सप्लाई को लेकर है। क्या है पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, ये समझाएं कि आखिर रेड जोन में कामकाज को लेकर नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं लॉकडाउन 3 में, और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा।
बिल्कुल देखिए, भले ही रेड जोन में काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इंडस्ट्री इस बात को लेकर परेशान है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है रॉ मटेरियल वर्कफोर्स वो कहां से आएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि रेड जोन में सभी इंडस्ट्री को इजाजत नहीं दी गई है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर या फिर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में है या इंडस्ट्रियल स्टेट में है, वहां पर कामकाज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो रेड जोन के जो दफ्तर हैं वो भी 1/3 वर्कफोर्स यानी कर्मचारियों के साथ खुले रह सकते हैं। और साथ में राहत ये भी दी गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आवाजाही रहेगी। अगर कोई बाइक से जाता है तो एक व्यक्ति जा सकता है, और गाड़ी से जाना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 या 2 व्यक्ति उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से रेड जोन में कुछ इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत तो है, लेकिन सबसे बड़ी रेड जोन की दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो मजदूर थे पहले वो सारे जा चुके हैं। जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कैसे होगी, और इसके अलावा और भी कई सारी चैलेंजेस है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी से अभी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्य सरकारों की परमिशन की जरूरत होगी। यहां पर अगर कोई कामकाज करना है तो उसका जो परमिशन होगा वो अंतिम होगा, राज्य सरकारों को इसमें परमिशन लेना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से रेड जोन में जो सीमित तरीके से इंडस्ट्री को काज करने की इजाजत दी गई है उसमें ये क्लॉज है कि राज्य सरकार या फिर लोकल जो अथॉरिटी होंगी उनसे परमिशन लेनी। और कई जगह पे ऐसी परमिशन के लिए वेबसाइट वगैरह शुरू भी हो गई हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर या कई जगह पे जो है ऐसी परमिशंस के लिए शुरू भी हो गई हैं। लेकिन देखें तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं और महानगर हैं वो सभी के सभी लगभग रेड जोन में है, तो यहां पर काम करने में काफी मुश्किल होगी। हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आईटी हार्डवेयर, जूट, पैकेजिंग मटेरियल, दवाइयां, तमाम जो इंडस्ट्री है ये सब खोली जा सकेंगी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को लेकर काफी परेशान है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई, वर्कफोर्स, कहां से ये सब चीजें आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजेस है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। शुक्रिया आलोक तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए इसका इंडस्ट्रीज और बाजार पे किस तरह का असर पड़ता है समझते हैं। हमारे साथ आईएफएल के डायरेक्टर संजीव भसीन जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजीव जी सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहला सवाल तो लॉकडाउन 3 को आप कैसे देखते हैं, यहाँ पर किस तरह का असर, किस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो कविता देखिए, शेयर बाजार को ये कुछ पता ही था कि थोड़ा धीरे धीरे खुलेगा। अब आपने जैसे डिमार्केशन की है वो ऑन द हेडलाइन तो लगता है कि लॉकडाउन इज स्टिल देयर, मगर मुझे लगता है अंदर से अगर आप जैसे आपने समीक्षण किया है, लक्ष्मण ने और बाकी ने, काफी कुछ ढील दी गई है। सो द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ट्रायल एंड एरर। कुछ गलतियां निकलेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने काफी कुछ रियायतें दी हैं। अब जैसे आपने कहा लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू गेट आउट ऑफ। हम एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, उसमें से निकलना धीरे धीरे ही होएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सुलझा हुआ मूव है, और धीरे धीरे थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव। और हमें पता है 2 हफ्ते के बाद अगर ये ठीक चला तो और सारा कुछ भी खुलने में आसानी रहेगी। इसका मार्केट के ऊपर तो आपने देखा, वी हैड वन ऑफ द बेस्ट अप्रैल्स आफ्टर अ वेरी डिजास्टरस मार्च। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ एक तरह से कंसोलिडेशन आ सकती है। मार्केट इज नाउ लुकिंग फॉर 3 थिंग्स कि कविता जी, इसके साथ गवर्नमेंट कुछ स्टिमुलस नहीं दिया, और उन्होंने कहा था जैसे लॉकडाउन से निकलेंगे कुछ, तो मार्केट को यहाँ पे एक फिस्कल स्टिमुलस की बहुत जरूरत है कि जिससे जिनकी पगारों में या जिनमें वेजेस में या जैसे कोई गाड़ी नहीं बिकी, उन लिए एनबीएफसी, एमएसएमई, इनके लिए कुछ रियायत चाहिए। वो बाजार ज्यादा जरूरी देख रही है। और थर्डली आपको पता है कि गिलियड ने यूएस में एक बहुत एडवांस वैक्सीन में रिसर्च कर ली है, जिससे वो लगता है कि वैक्सीन में बी राउंड द कॉर्नर। ये तीनों चीजों पे शेयर बाजार फोकस करेगा। आई वुड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मोड आ सकता है आफ्टर अ स्प्लेंडेड अप्रैल, बट मोर और लेस कंसोलिडेशन रहेगी, और ये 3 चीजों पे मार्केट विल वेट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए संजीव जी, इंडस्ट्री और कारोबारियों के लिए कुछ रियायतें तो मिली हैं, लेकिन मजदूर वापस घर भी जाना चाहते हैं और काफी चले भी गए हैं। इसको लेके आपको लगता है आफ्टर इफेक्ट्स काफी सीवियर हो सकते हैं कामकाज पर? हाँ, जैसे मैंने कहा ना, देखो कविता, जो डेली वेज अर्नर है उसके ऊपर तो ये बहुत कयामत गिरी है कि उसको कहाँ से कहाँ पहुंचना था। लेकिन आई एम अमेज्ड के रातों रात ट्रेन चला के आपने उनका जो है ना आवागमन स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लगता है न्यू लेबर विल डेफिनेटली अपीयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वैसे भी आपने इंडस्ट्री को 33% का कहा है कि स्टार्ट ऑफ करने के लिए। सो आई थिंक ये शुरुआत की थोड़ी अटकलियां आएंगी,
जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, लेबर विल आल्सो रिटर्न, एंड आई थिंक दैट वी विल गेट पास्ट दिस हर्डल इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट। शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए संजीव जी। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन कैसे खत्म हो और लॉकडाउन का भारतीय कारोबार जगत में किस तरह का प्रभाव पड़ा है, इस पर CNBC TV 18 CII ने एक सर्वे भी किया है। क्या कुछ निकल के आया है सर्वे में से, समझते हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी से। नीरज, सबसे पहले सर्वे की अहम बातें बताएं, क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, हमने जो सर्वे किया है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसमें हमने कोशिश ये की कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनकी राय जानी जाए, उन पे फोकस किया जाए। तो करीब 250 टॉप CEOs जो हैं उनको हमने शामिल किया। जो हमने क्राइटेरिया बनाया था उसमें हमने कोशिश ये करी थी कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको शामिल किया जाए। तो 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली जो कंपनियां थी उनकी संख्या, जो कुल संख्या थी उसमें से 46% है, और 100 से 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों की संख्या 20%, 500 से 1000 करोड़ की कंपनियों की संख्या 13%, और 1000 से ऊपर की कंपनियों की संख्या 20% के आसपास हमने रखी, जिससे कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जहां पे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उस पे ज़्यादा व्यू मिल पाए। तो हमने उनसे पहला सवाल पूछा कि धीरे धीरे लॉकडाउन को जो है रिलैक्स किया जा रहा है, इसका क्या असर आप बिजनेस पे देखेंगे। तो इसमें 76% लोगों का ये राय निकल के आई कि ये एक बहुत बढ़िया कदम है और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी जहां एकदम ठप है वहां थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अगर धीरे धीरे करके रिलैक्स किया जा रहा है। तो फिर इसका क्या पॉजिटिव असर बिजनेस सेंटीमेंट के तौर पे देखेंगे तो 86% लोग मानते हैं कि ये सेंटीमेंट को बहुत तेजी से पॉजिटिव करेगा और कामकाज जैसे जैसे शुरू होता जाएगा आगे वो उसको बदल के रख देगा। कितना समय लगेगा कारोबार को पूरी तरीके से सामान्य होने में, जब हमने इस सवाल को पूछा तो उन CEOs का ये कहना था कि 6 महीने से कम समय में ये सामान्य हो जाएगा, ऐसा मानने वाले केवल 16% लोग हैं। 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा, ऐसा मानने वाले 54% से ज़्यादा लोग हैं। यानी ज़्यादातर की राय यह है कि 6 महीने से 1 साल के बीच में पूरा बिजनेस सामान्य हो पाएगा, और 1 साल से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, ऐसा 30% लोग के करीब मानते हैं। तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी समय लगेगा बिजनेस को नॉर्मलाइज होने में। बिल्कुल, लेकिन नीरज, यहाँ पर नौकरियां और सैलरी से जुड़े मुद्दों पर CEOs की क्या राय है, ये बताएं हमें। कर्मचारियों की क्या नौकरियों पे असर पड़ेगा? 29% लोग मानते हैं, CEOs मानते हैं कि नौकरियों पे असर पड़ेगा, लेकिन 71% लोगों को लगता है कि लोगों की नौकरी में कोई असर नहीं आएगा और नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। थोड़े बहुत कट्स हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी का फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि अगर नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा तो क्या सैलरी कटेगी? तो उस पर जो है 37% लोगों की राय अभी बन नहीं पाई है कि एक्चुअल में सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी, राय नहीं बन पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब था। और 28% लोगों को लगता है कि सैलरी नहीं कटेगी, केवल 34% लोगों को लगता है कि सैलरी कट सकती है। तो यानी अभी भी मेजॉरिटी को लगता है कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है कि सैलरी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम जो इस समय सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कर्मचारी लोग, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ावा मिलेगा क्या, जैसा कि एक बड़ी कंपनी ने ऐसा बोला भी है। तो इसमें देखिए बड़ा दिलचस्प रिजल्ट निकल के आया। 36% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आगे बढ़ेगा। 32% लोगों को लगता है कि नहीं बढ़ेगा और 31% लोगों को लगता है कि अभी पता नहीं है। तो यानी मोर देन 1/3 आप कह सकते हैं कि लोग इस राय के बन चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, ये सर्वे की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें नीरज। इस बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे नीरज से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में जियो और रिटेल में अच्छी ग्रोथ यहां पर दर्ज की गई है। लेकिन चलिए रिलायंस के नतीजों पर बात करते हैं विस्तार से। नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कैसे रहे रिलायंस के नतीजे?
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही में एक बार फिर से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। बाजार को जितना अनुमान था लगभग उसी हिसाब से उन्होंने पेश किए हैं, बावजूद इसके कि बहुत जगहों पे लॉकडाउन और शटडाउन और ग्लोबल ऑयल मार्केट में काफ़ी टर्मोइल आपने देखा, उसके बावजूद नंबर अच्छे थे। एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 10,813 करोड़ का आया है, जो हमारा अनुमान था 10,721 करोड़ का, उससे स्लाइटली बेटर आप कह सकते हैं एडजस्टेड फिगर। रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 1,47,000 करोड़ था, यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका असर यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुमान के मुताबिक ये नतीजे रहे हैं। पेटकेम का रेवेन्यू अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 32,000 करोड़ रहा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे अनुमान के लगभग बराबर बैठता है, और उसका जो एबिट मार्जिन है वो 7.8% है, ये भी ठीक ठाक कह सकते हैं आप। जीआरएम जिसकी हमको बड़ी चिंता थी कि कहीं कमज़ोर ना हो जाए, लेकिन जीआरएम यहाँ पे काफ़ी बेहतर आया है। $8.9 पर बैरल का जीआरएम आया है, जो कि पिछली तिमाही से बहुत मामूली सा कम है, जबकि अनुमान बाजार का था कि शायद 7.8 आएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आया, तो उसके उम्मीद से बेहतर आया है। जियो पे नज़र डालें क्योंकि सबकी नज़र लगी हुई थी कि जियो के नतीजे कैसे आते हैं, और जियो ने सरप्राइज़ किया है। 2331 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है, जबकि बाजार का अनुमान था कि 1840 करोड़ आएंगे, लेकिन उससे कहीं बढ़ के नंबर यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 14,835 करोड़ यहाँ पे आया है, हमारे अनुमान के लगभग बराबर है, और जो शुद्ध मुनाफा है अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो 1350 करोड़ से बढ़ के 2331 करोड़ आया है। ये नंबर वाकई बहुत ही सरप्राइज है। 130 रुपये 60 पैसे का आरपू आया है, हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है, हमें 134 के आसपास लग रहा था, लेकिन 130-60 भी लगभग उसके बराबर है। और पिछली तिमाही में टैरिफ हाइक हुई थी, और शटडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जगहों पे डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर देखने को मिला है। और रिटेल सेगमेंट में भी आप देखेंगे फुटफॉल बढ़ा है, अपना एरिया इन्होंने बढ़ाया है। मार्जिन में 1 से 1.5% का इंप्रूवमेंट रिटेल बिजनेस में देखने को मिला है, और जो इनका रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। तो जितने भी सेगमेंट थे सारे एक तरीके से बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट कंडीशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यहां कहा है कि भारत और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त में रिलायंस ने शानदार रिस्पांस दिया है, और मेरा मानना है कि दुनिया में मानवीय जीवन से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। रिलायंस बिजनेस और मानवता दोनों में एक संतुलन बिठाकर चलता है। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस रिटेल, जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर इस वक्त कोविड-19 का मुकाबला करने में देश का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मुश्किल वक्त में भी RIL ने FY20 के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस एक शानदार पोर्टफोलियो और कॉस्ट मैनेजमेंट के दम पर हमारी ज्यादातर यूनिट्स अपनी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। और आपको एक डिस्क्लेमर भी हम यहाँ दिए देते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो TV 18 का हिस्सा है, और TV 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के बीच आपकी मदद ये ऐप करता है। सरकार ने 11 भाषाओं में इसे लॉन्च किया है। कोरोना से संबंधित सभी तरह की जानकारी और अपडेट्स इसमें मिलेंगे, जैसे हर राज्य के कोरोना सेंटर्स के फोन नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने पे कोरोना रिस्क भी जान सकते हैं। अगर आप लॉकडाउन में आपका टीवी या AC खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? ना कोई इलेक्ट्रिशियन उपलब्ध है और ना ही बाजार खुले हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसका समाधान लेकर आई हैं। अप्लायंसेस ठीक करने से लेकर खाने पीने तक लॉकडाउन ने सब कुछ वर्चुअल कर दिया है। लॉकडाउन में अगर घर का सामान खराब हो जाए तो सिर्फ एक कॉल पर मदद उपलब्ध है। 247 अराउंड एक नेशनल वीडियो हेल्पलाइन लेकर आया है, जहां टेक्नीशियंस फोन पर आपके खराब अप्लायंसेस को ठीक करने के तरीके आपको बताएंगे। आप इन टेक्नीशियंस की मदद से खुद अपनी AC या वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं, और ये सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। इस माध्यम से हमने लगभग 30% कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और लॉकडाउन में भी वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके हमसे सॉल्व करा के गए हैं। धन्यवाद। वैसे आप किसी 5 स्टार होटल के खाने की रेसिपी चाहते हैं तो भी मदद आपके साथ है। कई बड़े शेफ इन दिनों वर्चुअल और पर्सनलाइज्ड कुकिंग क्लासेस गाइडेंस दे रहे हैं, यानी खाना आप ही बनाएंगे, लेकिन इसमें मदद कोई 5 स्टार शेफ करेगा। Lockdown could not douse the spirits of chefs as my student base has increased.
Earlier, I was taking classes in Chandigarh at my studio. Now I have students from Canada, Australia, New Zealand, Japan. गाड़ी खरीदना भी वर्चुअल हो गया है। MG मोटर समेत कई ऑटो कंपनियां इसकी तैयारी कर रही हैं। यानी कि आपका सारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन सर्च से लेके इंक्वायरी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव भी आपके घर हो ही पाएगी, और घर जब गाड़ी आएगी गाड़ी में भी प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन एंड सैनिटाइज्ड। उसके बाद बाकी का पूरा जो प्रोसेस भी होएगा, फाइनेंसिंग का, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ हो सकता है डिजिटल। लॉकडाउन में काम करने का तरीका बदल रहा है और तकनीक के जरिए आपके ज्यादातर काम वर्चुअली हो रहे हैं। दिल्ली से रोहन सिंह के साथ आवाज ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा भी उपलब्ध कराया है, वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर आप सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और 20,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पाएं। याद रहे, ये ऑफर 21 अप्रैल से 7 मई 2020 तक के लिए ही है। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।